जैन साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला का। हमारा तीसरा दिन है और एकदम आप सभी को पता है हम डिटेल में वर्णमाला पढ़ रहे हैं। किस किस एग्जाम के लिए? यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई, लेखपाल, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए है, इंपॉर्टेंट है। 25 मिनट शॉर्ट ट्रिक के साथ हम पढ़ने वाले हैं। कैसे पढ़ना चाहिए जो कि सिलेक्शन पक्का हो जाए। वर्णमाला कभी गलती नहीं करोगे, ये मैं वादा करता हूँ। 100% आप कभी नहीं भूलोगे। जैसे कि लोगों के लिए दिक्कत रहती है अल्प प्राण, महाप्राण, समवर्त स्वर, अर्ध समवर्त स्वर, इनकी मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, शायद आप जिंदगी में कभी ना भूलें। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, जो कैंडिडेट हमारे साथ बने हुए हैं लगातार, हम उनके लिए यह हिंदी खत्म होते ही, ठीक है, हम उनके लिए यह पीडीएफ बिल्कुल फ्री देने वाले हैं, बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स। मैं आपके लिए एकदम लाइव लिख के दिखा रहा हूँ। जो भी कैंडिडेट हमारे साथ लगातार बने रहेंगे उनके लिए हम ये पीडीएफ फ्री देने वाले हैं। लेकिन शर्त यह है, कमेंट में लिख देना यस। ठीक है, कमेंट में क्या लिख देना है? यस, जिससे कि हमारे लिए पता चलता रहे कि यह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देखिए, हमने हेडिंग डलवाई थी कल, मुख्य विवर, मतलब कि खुलना के आधार पर ये हमने हेडिंग डलवाई थी दोस्त। ठीक है, देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 हेडिंग डालेंगे। नंबर 1 पर हेडिंग डालेंगे अभ्यंतर। अब ये क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर, ठीक है। अब इसमें हम नंबर का हेडिंग डालेंगे। कौन सी? नंबर का। ये थोड़ा कलम मोटा है, ये इसे थोड़ा थिकनेस थोड़ी कम कर लेते हैं। चलिए, ये हो गया। नंबर का पे डालेंगे समृत स्वर। नंबर का में डालेंगे हम समृत स्वर। देखिए, समृत स्वर ये प्रश्न पूछा जाता है, यूपी एसआई है, यूपी पुलिस कांस्टेबल है, लेखपाल जैसी परीक्षाओं में। देखिए, समृत स्वर किसे कहते हैं? समृत स्वर, अगर आपको पता है समृत स्वर किसे कहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। समृत स्वर, समृत स्वर। देखिए, मैं स्लो जरूर चलूंगा लेकिन आपके लिए समझाते हुए चलूंगा, ध्यान रखिएगा। देखिए, समृत स्वर उसे कहते हैं जिसमें मुख द्वार लगभग बंद रहता है। ठीक है, मुख द्वार क्या रहता है? लगभग बंद रहता है, मतलब कि संकरा रहता है। ठीक है, इसमें लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे। देखिए, मुख द्वार मुख द्वार लगभग मुख द्वार लगभग बंद रहता है। देखिए, ऐसे पूछ सकता है कि बताइए मुख द्वार ऐसे कौन से स्वर है जिनमें मुख द्वार लगभग बंद रहता है। ठीक है, उनको क्या कहते हैं? ऐसे पूछ लेगा, या तो पूछ लेगा उसका नाम बताइए। ठीक है, लगभग बंद रहता है मतलब कि संकरा रहता है, संकरा रहता है। देखिए, कौन कौन से हैं? तो है आपके वो, जैसे हम पढ़ते हैं छोटी ई, ई, ठीक है, और आपका ई, और आपका ऊ। आप बोल के देखिए खुद, देखिए ऊ, देखिए संकरा बन रहा है आपका मुंह। ठीक है, इनमें क्या होता है? लगभग मुंह क्या रहता है? बंद रहता है। आप मुंह बंद कर भी बोलेंगे लगभग, तो यह आपकी आवाज़ निकल जाएगी आराम से। ठीक है, ऋण, ये क्या चीज़ होते हैं? आपके समृद्ध स्वर होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए यह ध्यान रहेगा। ठीक है, अब नंबर खा पे लिखेंगे हम। नंबर खा, देखिए नंबर खा अर्ध समृद्ध स्वर। देखिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में, शायद ऐसा यूट्यूब पर कोई पढ़ाता हो। समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध स्वर। ध्यान रखिएगा, जो हमारे साथ लगातार बना रहेगा उसके लिए मैं यह पीडीएफ बिल्कुल फ्री देने वाला हूँ। ठीक है, देखिए समृद्ध में क्या होता है, अर्ध समृद्ध में क्या होता है? देखिए, समृद्ध के मुकाबले मुख क्या होता है? थोड़ा सा खुला रहता है। ठीक है, थोड़ा खुला रहता है। इसमें लिखेंगे समृद्ध से
समृद्ध से थोड़ा खुला। थोड़ा खुला मतलब कि क्या कह सकते हैं, थोड़ा संकरा रहता है। थोड़ा संकरा रहता है मुंह, ठीक है। थोड़ा कैसा रहता है मुंह, संकरा रहता है। देखिए कौन कौन से हैं, अब पूछ बताइए निम्नलिखित में से कौन सा समृद्ध स्वर है, ठीक है। कौन सा समृद्ध स्वर है, ठीक है। तो उनको ही क्या कहते हैं, ई ये सब। देखिए इनमें हम अर्ध समृद्ध स्वर कौन कौन से हैं, आपका है ए। आप बोल के देखिए खुद तो आपको पता चल जाएगा। जैसे ओ, देखिए इनमें मुंह क्या है, थोड़ा सा खुल रहा है, ठीक है, थोड़ा खुल रहा है उनके समृद्ध स्वर के मुकाबले। अब नंबर 3 पे डालेंगे हेडिंग हम, नंबर 3 पे, नंबर गा पे। नंबर गा में पढ़ेंगे हम अर्ध विवर्त। क्या चीज, अर्ध विव्रत। अर्ध विव्रत, देखिए अर्ध विव्रत, ठीक है, अर्ध विव्रत स्वर। देखिए इसकी हम लिखेंगे इसमें अर्ध समृद्ध से थोड़ा अधिक खुला, मतलब कि मुंह थोड़ा, देखिए समृद्ध में क्या होता है, थोड़ा लगभग बंद रहता है मुंह, थोड़ा सा खुलता है। उसमें अर्ध समृद्ध में क्या होता है, मुख उससे थोड़ा सा ज़्यादा खुलता है। और अर्ध विव्रत में क्या होता है, मुंह पूरा खुल जाता है, ठीक है, थोड़ा अधिक खुलता है, पूरा नहीं, थोड़ा अधिक खुलता है अर्ध समृद्ध के मुकाबले। इसमें लिखेंगे अर्ध समृद्ध से, अर्ध अर्ध समृद्ध से थोड़ा अधिक खुला, थोड़ा अधिक खुला, थोड़ा अधिक खुला, समझ रहे, थोड़ा अधिक खुला। अब इनमें कौन कौन से हैं थोड़ा अधिक खुला रहता है, इनमें देखिए मैं इधर सामने ही लिख देता हूं। जैसे कि आपका है ए, औ। उच्चारण पे मत जाइएगा, जो मैं बोल रहा हूं उसे एग्जाम से मतलब रखना सिर्फ, ठीक है। आ और अ, ठीक है। ये क्या होते हैं आपके, ये क्या होते हैं आपके अर्ध विव्रत होते हैं, अर्ध विव्रत स्वर। अब अब आता है नंबर घा पे, आता है नंबर घा पे विव्रत स्वर। विव्रत स्वर, देखिए विव्रत स्वर में क्या होता है, आपका मुख द्वार बिल्कुल खुला होता है, मुख द्वार बिल्कुल खुला, मुख द्वार बिल्कुल खुला होता है, ठीक है। देखिए आपको मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए यह समझ में आता होगा, ठीक है। अगर आप पूरा ध्यान मेरी तरफ होगा ना, मेरी बातों पर होगा, तो आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। ट्रिक बताऊंगा, निश्चिंत रहिएगा इस बात से, ठीक है, लास्ट में सब कुछ बताऊंगा। देखिए समृद्ध स्वर कौन से होते हैं, मुख द्वार लगभग बंद रहता है, मतलब कि संकरा रहता है। जैसे ई, मुंह बंद करके बोलिएगा थोड़ा, देखिए बहुत कम खुलेगा, ठीक है। फिर आता है अर्थ समृद्ध। अर्थ समृद्ध से थोड़ा ए और ओ। और अर्ध विव्रत में क्या होता है, अर्ध समृद्ध से थोड़ा अधिक खुला होता है मुंह। जैसे कि ए ओ औ अ औ। विव्रत में क्या होता है, पूरा इसकी संख्या पूछे कि विव्रत स्वर की संख्या कितनी है, तो सिर्फ एक है, ठीक है। सिर्फ क्या चीज़ है आपकी, एक है। अब एक नोट पॉइंट लिखेंगे, नोट पॉइंट, एक नोट पॉइंट लिखेंगे। देखिए नोट पॉइंट, नोट पॉइंट, देखिए नोट पॉइंट समृद्ध का अर्थ जो होता है,
समृद्ध, समृद्ध का होता है संकरा, अर्थ क्या होता है सकरा, या कह सकते हैं संकुचित। ठीक है। और विव्रत का जो अर्थ होता है, विव्रत का जो अर्थ होता है वो होता है खुला। ठीक है, क्या होता है उसका अर्थ? खुला। ये नोट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये पूछ लेता है आपके एग्जाम में, इसलिए लिखवा रहा हूँ मैं। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं थी जो कि मैं इसे लिखवाऊँ। ठीक है, यह नोट पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब एक हेडिंग डालेंगे, एक हेडिंग डालेंगे ओठों की स्थिति के आधार पर। ठीक है, ओठों की स्थिति के आधार पर। देखिए हेडिंग क्या डालेंगे हम लोग अब? ओठों की ओठों की स्थिति, ओठों की स्थिति ओठों की स्थिति के आधार पर। देखिए आपने अगर हमारी पिछली क्लास देखी होगी ना, तब आपके लिए अच्छे से समझ में आता होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपके लिए यह भी समझ में आए। कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया ये हेडिंग। अब लिखेंगे ओठों की स्थिति के आधार पर। स्थिति के आधार पर। ठीक है, ये हेडिंग डालेंगे अपने। ठीक है, नंबर 1 पे हेडिंग लिखेंगे, नंबर 1 पे लिखेंगे, नंबर 1 में, नंबर 1 पे लिखेंगे व्रतमुखी। अभी थोड़ा कम कर लेते हैं थोड़ी। नंबर 1 पे लिखेंगे व्रत मुखी, व्रतमुखी स्वर। ठीक है, मतलब कि जब हम बोलें तो व्रत बन जाता है, जो ओंठ होते हैं मुंह का, जो मुंह होता है उसमें जब हम बोलते हैं तो उसका व्रत बन जाता है। व्रत मतलब कि इस तरीके से गोल, तो उन्हें क्या कहते हैं? व्रतमुखी कहते हैं। देखिए इसमें हम लिखेंगे व्रतमुखी में कुछ स्वरों का उच्चार जो होते हैं ना, अब मैंने आपको बताया कि ओंठ क्या होता है? गोल हो जाता है, मतलब कि वर्तुलाकार हो जाता है। ठीक है, वर्तुला, वर्तुल। इसमें लिखेंगे कुछ स्वरों का उच्चारण करते समय स्वरों का उच्चारण करते समय होंठ कैसे हो जाते हैं? गोल हो जाते हैं। करते समय ओंठ ओंठ कैसे हो जाते हैं? गोल हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं। गोल हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें व्रतमुखी कहते हैं, या वर्तल, या उन्हें वर्तुलमुखी स्वर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से हैं व्रतमुखी स्वर।
आप खुद सोचिएगा, जैसे हम बोलते हैं ऊ, आप ऐसे बोलिएगा तो देखिए ओ वृत्त आकार का हो रहा है, ऊ, ओ, औ और अ। इनको बोलते हुए क्या होता है, पूछे कि व्रतमुखी स्वरों की संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या 5 है। पूछ सकता है एग्जामिनर भाई कुछ भी, इसलिए याद करना जरूरी है। इन्हें व्रतमुखी को क्या कहते हैं, वर्तुलमुखी भी कहते हैं। मैं इधर लिख देता हूं, ब्रैकेट में लिख देता हूं इधर, ठीक है। व्रत कह सकते हैं या वर्तुल, उन्हें क्या कह सकते हैं, वर्तुल। ध्यान रखिएगा इस चीज का। अब दूसरी हेडिंग डालेंगे हम दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे डालेंगे हम अव्रतमुखी। अव्रतमुखी, देखिए इसमें लिखेंगे हम लोग, देखिए अव्रतमुखी आपके लिए समझो, देखिए उसमें हम पढ़ा था, ये देखिए व्रतमुखी और अव्रतमुखी एक दूसरे का क्या चीज़ है, यह पर्या मतलब कि विलोम शब्द है। ये विलोम शब्द आप जानते हैं, मतलब कि उल्टा है। यह है व्रत, यह है अव्रत। मतलब कि इसमें क्या होता है, ओंठ क्या हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं। देखिए ओंठ क्या हो जाते हैं, इसमें गोल हो जाते हैं। तो इसमें देखिए अव्रतमुखी में क्या पढ़ेंगे, गोल ओंठ नहीं होंगे, ओंठ क्या होंगे, वो गोल नहीं होंगे। इसमें लिखेंगे जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय ओंठ गोल नहीं होते हैं, ओंठ गोल नहीं होते हैं, गोल नहीं ओंठ क्या होते हैं भाई, गोल नहीं होते हैं। समझ गए आप लोग। देखिए कौन कौन से हैं वो, देखिए कौन कौन से हैं, आ, ठीक है, और है आपका ई, ये मतलब कि संकरे हो रहे हैं, ई, ए, ए, और आपका ऋण। देखिए इसे कहते थे हम वर्तुल को, व्रत को वर्तुल, और इधर हम क्या कहेंगे, अव्रत को क्या कहेंगे हम लोग, अव्रत को कहेंगे हम क्या कहेंगे, अवर्तुल, अवर्तुल, अवर्तुल। ठीक है, यह बात आपको समझ में आ गई। देखिए व्रतमुखी और अव्रतमुखी आपके लिए यह समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो आ होता है ना, आ, एक नोट पॉइंट लिखेंगे, आ, यह कैसा होता है, उदासीन होता है। ठीक है, ये कैसा होता है आपका, उदासीन होता है। ठीक है, ये कैसा होता है आपका, उदासीन होता है। ठीक है, कैसा होता है आपका, उदासीन होता है। ये बात समझ में आ गई आपके। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के अगर हम बारे में जाने तो, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, एक हेडिंग डालेंगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अन्य महत्व, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे कि हम अगर हम करें, अगर व्याकरण एक शब्द लेते हैं, कौन सा शब्द, व्याकरण शब्द लेते हैं, ठीक है। कौन सा शब्द लेते हैं, एक शब्द लेते हैं हम, व्याकरण। व्याकरण, अगर हम व्याकरण का क्या करें, व्याकरण का अगर हम संधि विच्छेद करें व्याकरण का, तो व्याकरण का संधि विच्छेद होगा बी प्लस आ, ठीक है, प्लस क्र प्लस एनते। आप देखते जाइए, आप जब पूरा हो जाएगा ये तो आपके समझ में आ जाएगा पूरा, ठीक है, मगर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए जो इसमें जो बी और आ है ना, यह क्या चीज़ है, आपका उपसर्ग है। क्या चीज़ आपका, यह उपसर्ग है। जो बी का निर्माण हुआ ना, बी का जो निर्माण हुआ है, ई है इसमें प्लस या है, क्या चीज़ है, या है, ठीक है। मतलब कि कौन सी होगी इसमें, एड़, ठीक है। कौन सी संधि, एड़ संधि। देखिए अब हम इसको भी करते हैं। देखिए अगर हम इसको भी अगर तोड़ें आगे, इसको भी अगर हम तोड़ें तो हो जाएगा ब वा प्लस या हलंत आ, यही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यह व्यवस्थित होने वाला है। तो यह क्या बन जाएगा, यह क्या बन जाएगा, ब्या बन जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या बन जाएगा, यह ऐसे ही एक शब्द ले लेते हैं, व्यवस्थित। क्या चीज, व्यवस्थित, व्यवस्थित। यह बात आपकी समझ में आ गई। देखिए अब इधर ऐसे समझते हैं, इधर जो यंते है ना, यंते, यह क्या चीज है, आपका प्रत्यय है। ये पूछ लेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है। यह क्या चीज है, आपका प्रत्यय है। और क्र जो है ना, क्र, यह क्या चीज है, आपका धातु रूप है। क्या चीज है आपका, धातु है। मतलब कि धातु, मतलब कि इसका अर्थ होता है, अर्थ का, धातु का जो अर्थ होगा वह होगा आपका करने वाला। धातु का अर्थ क्या होता है आपका, करने वाला। क्र मतलब कि करने वाला, क्र का अर्थ यही तो होगा, करने वाला, ठीक है। तो इसमें अगर हम करने वाला क्या चीज, कृत्य, ठीक है, मतलब कि यह करण हो गया, ठीक है। क्या चीज, करण। करण का भी अर्थ क्या होता है, करण का भी अर्थ क्या होता है, करने वाला, करने वाला। देखिए और थोड़ा नीचे लिखते हैं इसके लिए, जिससे कि थोड़ा अच्छा है, आपके यहाँ भी समझ में आएगा। मतलब कि करने वाला, करने वाला, ठीक है। तब कहीं जा करके यह बनेगा, जा करके क्या चीज, व्याकरण। क्या बनेगा यह तब जा करके कहीं, व्याकरण। अब मैं उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा। देखिए व्याकरण का जो अर्थ होता है ना, ऐसे पूछ लेता है, व्याकरण का अर्थ पूछ लेता है। इसमें लिखेंगे जो किसी, व्याकरण का अर्थ मैं बता रहा हूं, ये पूछ लेता है, जो किसी
भाषा, भाषा जो किसी भाषा को व्यवस्थित करने के नियम, नियम जो होता है, नियम को, भाषा व्यवस्थित करने के नियम को, नियम जो होता है, भाषा को व्यवस्थित, ठीक है, क्या चीज, व्यवस्थित करने के नियम को, करने के नियम या व्यवस्थित करने वाला, या व्यवस्थित करने वाला। मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए इस उदाहरण के माध्यम से कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, एक बात नोट पॉइंट कर लिखिएगा, और एक पॉइंट और नोट पॉइंट कर लिखिए, एक पॉइंट लिखेंगे, व्याकरण, व्याकरण गद्य का नियामक होता है। ठीक है, ये पूछा गया, पूछे कि बताइए गद्य का नियामक कौन होता है। तो दोस्तों कौन होता है नियामक, व्याकरण होता है गद्य को नियामक। देखिए यहाँ पे गद्य का अगर मैं बात करूँ, गद्य यहाँ पे लिखा है गद्य और यहाँ पे लिखा है नियामक। देखिए गद्य में, देखिए अगर हम जाने तो गद्य में, गद्य मतलब कि कोई कहानी ले लो, कोई कहानी हो गई, कोई जैसे कोई उपन्यास हो गया, क्या लिख रहा हूं मैं ये, देखिए जैसे कि कोई कहानी हो गई, कहानी हो गई कोई, ठीक है, और कोई आपका उपन्यास हो गया, कहानी उपन्यास, कोई जीवनी हो गई, जीवनी आदि, जीवनी आदि, ये सब क्या चीज़ है, गद्य होते हैं। अब देखिए नियामक क्या होता है, नियामक का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, नियामक का अर्थ, अगर किसी को पता है नियामक का अर्थ तो एक बार बताइए कमेंट में सभी लोग। नियामक का अर्थ होता है दोस्तों नियमित करने वाला, क्या चीज़, नियमित करने वाला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्त एक बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मैं वादा करता हूँ जो भी कमेंट में एस लिखेगा लगातार हर वीडियो में, मैं उसके लिए, जिससे कि हमारी पहचान होती रहे, ठीक है। इससे ये लगेगा कि जैसे हम पहले पढ़ते थे ना तो हम प्रेजेंट लगाते थे यस सर, तो ऐसे लगा रहेगा कि प्रेजेंट है, ठीक है। देखिए अब आपने व्याकरण के तो पढ़ लिया, अब एक हेडिंग और देखेंगे, एक हेडिंग और लिखेंगे काव्य शास्त्र, काव्य काव्य शास्त्र क्या करता है, काव्य को, काव्य शास्त्र काव्य को व्यवस्थित करता है, करते हैं, करते हैं और करता है बहुत अंतर है भाई। काव्य शास्त्र काव्य को व्यवस्थित करता है। देखिए व्याकरण क्या होता है, गद्य का नियामक होता है, और जो काव्य शास्त्र होता है वो काव्य को व्यवस्थित करता है। देखिए यहाँ पे जो काव्य है ना, काव्य, काव्य का अर्थ क्या चीज़ है, काव्य का अर्थ है जैसे कविता हो गई, कोई कविता हो गया, कोई दोहा हो गया, कोई रस हो गया, कोई छंद हो गया,
छंद आदि, ये सब क्या होते हैं दोस्त, है आपके सभी काव्य शास्त्र होते हैं। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, आपके काव्य शास्त्र होते हैं। अब आपने वो सब तो पढ़ लिए, ठीक है, स्वर। अब एक होता है अनुस्वार। क्या होता है आपका अनुस्वार। अब एक हेडिंग डालेंगे अनुस्वार। अनुस्वार, अनुस्वार, ठीक है, अनुस्वार। कुछ मज़ा नहीं आया लिखने में, और अच्छे से लिखते हैं कुछ। अनुस्वार, अनुस्वार का पूछे कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सा अनुस्वार है। ठीक है, ये सब अनुस्वार का चिन्ह देख लीजिए कौन सा होता है अनुस्वार का। देखिए, अनुस्वार का अर्थ होता है वह वर्ड जिसके उच्चारण में पूर्णतः नासिक का प्रयोग होता है, मतलब कि नाक का प्रयोग होता है। इसमें नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम निकलती है। दोबारा सुनिएगा, अनुस्वार से, अनुस्वार उसे कहते हैं जिसमें पूर्णतः नाक का प्रयोग होता है, जिसमें नाक से अधिक सांस निकलती है, ठीक है, हवा निकलती है, और मुख से कम। ठीक है, तो उसे ही क्या कहते हैं, हम अनुस्वार कहते हैं। अब देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे। चलिए, इसमें अनुस्वार में लिखेंगे बहे पूर्ण, बहे पूर्ण नहीं, क्या बोल रहा हूं मैं, बहे बर्ड, बहे वर्ड जिसके उच्चारण में में पूर्णता नासिक का, पूर्णता जो नाक होती है उसका प्रयोग होते हैं। पूर्णता नासिका, नासिका का प्रयोग होता है। नासिका का प्रयोग होता है, उसे क्या कहते हैं, हम अनुस्वार कहते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें इसमें नाक से अधिक, इसमें नाक से अधिक श्वास निकलती है, नाक से अधिक सांस निकलती है, सांस निकलती है, और मुख से कम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ध्यान रखिएगा। ये डेफिनेशन ही देता है, बताइए कौन सा अनुस्वार है, उसे ऐसे वर्ड को क्या कहते हैं। ठीक है, मुख से कम, ऐसे पूछ लेता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए यह समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी गलती लिखती है, दिखती है हल्की सी, ठीक है, तो आप बता देना, यहाँ पे ए गलती की है आपने। मैं उम्मीद करता हूँ पहले बात तो कोई गलती होगी ही नहीं मेरे से, ठीक है, लेकिन इतना ध्यान रहे मेरी भाषा पर और जो मैं लिख रहा हूँ उस पर, दोनों पर ध्यान देना। ठीक है, ये नहीं कि उधर कुछ और काम हो रहा है, इधर देख रहे हैं बस, ऐसा नहीं। ठीक है, एक बात अब तत्सम, तत्सम और तद्भव शब्दों से संबंधित है, इसी से संबंधित। अनुस्वार जो होता है ना, अनुस्वार, इसका प्रयोग अधिकतम तत्सम शब्दों में किया जाता है। ठीक है, मतलब कि जिस भी शब्द में अनुस्वार दिख जाए तो वह क्या होता है, आपका तत्सम शब्द होता है। ठीक है, क्या होता है वह आपका तत्सम शब्द होता है। देखिए कैसे, नोट पॉइंट करके डालेंगे, नोट पॉइंट, नोक क्यों लिख रहा हूं मैं, बुद्धि भ्रष्ट हो के मेरी।
नोट पॉइंट। इसमें लिखेंगे अनुस्वार, अनुस्वार का अधिकांश प्रयोग, तत्सम शब्दों में, किया जाता है। जैसे देखिए, कहीं पर भी आपको अनुस्वार दिख जाए ऊपर बिंदी में, तो आप आंखें बंद करके लगा दीजिए कि भाई क्या चीज़ है, वह तत्सम शब्द है। ठीक है, जैसे अंगुष्ठ, कामा दंत, कामा अत्र, ये सभी आत्र, ठीक है, ये सभी क्या चीज़ है आपके, यह आपके तत्सम शब्द हैं दोस्तों। अब मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए अनुस्वार समझ में आ गया होगा, ठीक है। डन कर देंगे अगर जिसको भी समझ में आ गया, ठीक है, यस लिख देंगे कमेंट में, और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। अब अगली हेडिंग डालेंगे, अगली हेडिंग देखिए, अनुनासिक। क्या चीज? अनुनासिक। थोड़ा कलम, हेडिंग डाल रहे हैं तो थोड़ा कलम मोटा सही रहता है। देखिए, अनुनासिक, समझ में आ रहा है? वैसे ये ऐसे देख ही रहे हो सिर्फ। अनुनासिक, अनुनासिक का चिन्ह होता है, देख लीजिए कैसा होता है, ऐसा होता है अनुनासिक का चिन्ह, ठीक है, अनुनासिक का। देखिए, अनुनासिक में हम पढ़ेंगे अब हम चलिए अनुनासिक में हम डालेंगे। देखिए, पहले बात समझने की कोशिश करेंगे, इनके उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलती है। अनुनासिक के उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुख से ज़्यादा निकलती है, ठीक है। मतलब कि अनुस्वार का जस्ट उल्टा क्या होता है, आपका अनुनासिक होता है। अर्थात वे वर्ड जिनके उच्चारण में नाक और मुंह दोनों की जरूरत पड़ती है, ऐसे समझ पढ़ सकते हैं, ठीक है। जिनके उच्चारण में नाक और मुंह दोनों की जरूरत पड़ती है उसे क्या कहते हैं, हम अनुनासिक कहते हैं, ठीक है। और जो अनुनासिक होता है इसका प्रयोग अधिकांशतः क्या होता है, दीर्घ स्वर जो होते हैं या तद्भव शब्दों के साथ होता है, ठीक है। अभी आपके लिए लिखवाऊंगा, आपके साथ समझ में आएगा। देखिए, कलम कहाँ चला गया भाई, कलम कहाँ चला गया, चलो आ गया। चलिए देखिए, इसमें लिखेंगे अनुनासिक में इनके उच्चारण में, इनके उच्चारण में इनके उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलती है, नाक से बहुत कम सांस निकलती है, नाक से बहुत कम सांस निकलती है। देखिए, कम से कम मेरे पास होंगी जो ट्रिकें होंगी, कम से कम
50 से 60 ट्रिकें होंगी। ठीक है, कितनी? 50 से 60 ट्रिकें। आगे जब, अभी तो स्टार्ट हुआ, अभी तो पहला पार्ट समाप्त भी नहीं हुआ है। ठीक है, आपके लिए एक ट्रिक बता दी मैंने आपके लिए उसमें। ठीक है, किसकी? अग्रस्वर, पश्चस्वर, इस सभी की। सांस निकलती है और मुख से अधिक, और मुख से अधिक। इनके उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुख से अधिक निकलती है। अर्थात बे वर्ड, ये वाली इंपॉर्टेंट है जो मैं लिख रहा हूं भाई, पूछा गया है। बे वर्ड जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में नाक और मुंह, ये मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं। नाक और मुंह, क्या मैं लिखे जा रहा हूं, कहाँ दिमाग है, थोड़ा हॉपलेस हो जाते भाई बोलते टाइम ऑनलाइन। चलिए, उच्चारण में नाक और मुंह, नाक और मुंह दोनों की जरूरत पड़ती है। दोनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, किसमें? अनुनासिक में। ध्यान रखिएगा, जो चंद्र बिंदु होता है ना, चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु को देखिए, चंद्र बिंदु में सही से लिख देते हैं थोड़ी। चंद्र में ऊपर लगेगी बिंदु, चंद्र बिंदु में ऊपर बिंदी लगती है। ठीक है, चंद्र बिंदु देखिए, ये चंद्र बिंदु देखिए, चांद ऐसे होता है ना, ये बिंदी लग गई तो चंद्र बिंदु हो गया ये। ठीक है, चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहा जाता है, को अनुनासिक, को अनुनासिक कहा जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। देखिए, अनुनासिक का प्रयोग किसका, एक पॉइंट और लिखेंगे, अनुनासिक अनुनासिक का प्रयोग। अब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो दोस्त, बहुत देर होगी तुमको। अधिकांशतः दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर व तद्भव, दीर्घ स्वर व तद्भव दीर्घ स्वर व तद्भव शब्दों के साथ होता है। ठीक है, के साथ होता है।
अगर मैं उदाहरण लिखूं कुछ, अगर मैं कुछ उदाहरण लिखूं, जैसे कि आपका एक शब्द है आंसू। क्या चीज? आंसू। एक मैं लिखूं आंगन। ये सब क्या चीज़ है आपके? ये सभी आपके हैं तद्भव शब्द हैं। आंचल, आंचल। चांद, आंख, आंत, आंत और गांव। क्या चीज? गांव। ठीक है, ये सभी क्या चीज होते हैं? आपके अनुनासिक होते हैं। और फिर आता है आपका, फिर क्या आता है आपका? फिर आता है आपका निरुनासिक। क्या आता है आपका? निरुनासिक। निर निर्नु नासिक। मजा नहीं आया कुछ लिखने में। निरुनासिक। ठीक है, देखिए निरुनासिक समझ, मेरी बातों को सुनिएगा, ठीक है। निरुनासिक वर्ड उन्हें कहते हैं जिनमें नासिका का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। जिनमें जिनमें नासिका का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए एक चीज लिखिएगा आप, एक होता है आपका अंगहा। देखें, अरे ये तो नंग से बोल रहा है, अब सुनो तो पहले। अणा, ये भी नाक से बोला जा रहा है। और आपका वहाँ, ये भी नाक से बोला जा रहा है। ड़ा, ये भी नाक से। ना, ये भी नाक से। और माँ, ये भी नाक से बोले जा रहे हैं, ठीक है। इनको छोड़कर, इनको छोड़कर सभी शेष वर्ड, सभी शेष वर्ड निर्नुनासिक होते हैं। निर्नुनासिक होते हैं। निर्नुनासिक होते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान आ गई? सब मैंने ऐसे ही वैसे ही क्यों लिख दिया, पागल वागल हूँ थोड़ा मैं थोड़ा इसे ठीक करूँ इसे, ठीक है। को छोड़कर, को छोड़कर सभी, सही लिखा है लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया। सभी शेष वर्ड, सभी शेष वर्ड निर्नुनासिक, निर्नुनासिक होते हैं।
ये बात आपको समझ में आ गई। निर्नुनासिक किसे कहते हैं, अनुनासिक किसे कहते हैं, अनुस्वार किसे कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी भैया। ठीक है, देखिए अब एक चीज हेडिंग डालेंगे मोटे अक्षरों में, सुनहरे अक्षरों में, बढ़िया बढ़िया अक्षरों में। देखिए अनुस्वार, अनुस्वार। देखिए मजा नहीं आया लिखने में, कुछ मजा आना चाहिए लिखने में भाई, इंटरेस्ट। अनुस्वार कौन सा होता है, यही होता है ना। का प्रतिस्थापन पढ़ेंगे, का प्रतिस्थापन, का प्रतिस्थापन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे अब हम, इसका प्रतिस्थापन। ठीक है, प्रतिस्थापन। देखिए सबसे पहले हम पढ़ें, अगर हम जिस वर्ड के साथ अनुस्वार का उच्चारण हो, यदि उसका अगला वर्ड वर्गीय व्यंजन है। ठीक है, देखिए सुनिए, दोबारा सुनिए। जिस वर्ड के साथ अनुस्वार का उच्चारण हो, कोई भी वर्ड है उसके साथ अनुस्वार का उच्चारण हो, यदि उसका अगला वर्ड वर्गीय व्यंजन है, तो उसी वर्ग के पांचवें वर्ग के अनुसार लगाया जाएगा। ठीक है, उसी वर्ग के पांचवें वर्ड के अनुसार लगाया जाएगा। देखिए ये पहले लिख देता हूँ आपको हेडिंग, तब आपको समझ में आएगा। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा बरखुरदार। देखिए जिस वर्ड के साथ जिस वर्ड के साथ अनुस्वार अनुस्वार का उच्चारण हो, अनुस्वार का उच्चारण हो, यदि उसका अगला वर्ड इसका अगला वर्ड वर्गीय व्यंजन है। अभी आपके लिए बताऊंगा, ठीक है। वर्गीय व्यंजन है तो उसी वर्ग तो उसी वर्ग तो उसी वर्ग के पांचवें वर्ग से अनुसार लगाया जाएगा। उसी वर्ग के पांचवें वर्ड से अनुस्वार लगाया जाएगा। ठीक है, ये बात आप सब समझेगी, ये बात आपको उम्मीद से समझ में आ गया होगी। ठीक है, अभी आपके लिए उदाहरण से समझाऊंगा तो आपके लिए और समझ में आएगा। अगर हम इसे दूसरे शब्दों में कहें, दूसरे शब्दों में, अब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दूसरे शब्दों में अनुस्वार के बाद, दूसरे शब्द में देखिए, अनुस्वार के बाद जो भी व्यंजन होता है, उस व्यंजन के वर्ग का पांचवा वर्ड अर्ध व्यंजन अनुस्वार के स्थान पर आता है।
ठीक है, अभी आपकी समझ में आएगा। देखिए लिखूंगा तब आपको सब समझ में आएगा। अनुस्वार के बाद, अनुस्वार के बाद जो भी व्यंजन होता है, जो भी व्यंजन होता है उस व्यंजन, व्यंजन, व्यंजन पता है वो मत समझ लेना, व्यंजन खाने वाले व्यंजन मत समझ लेना व्यंजन, उस व्यंजन, कहते हैं उस विभिन्न प्रकार के व्यंजन बने हुए थे के वर्ग का, के वर्ग का पांचवा वर्ड, व्यंजन का पांचवा वर्ड, पांचवा वर्ड मतलब कि अर्ध व्यंजन जो होता है, आपके लिए ऐसी न जाने कितनी नई बातें सुनने के लिए मिलेंगी। पांचवा वर्ड कौन सा होता है? पांचवा वर्ड अर्ध व्यंजन, ठीक है। अर्ध व्यंजन अनुस्वार के स्थान पर आता है, अनुस्वार के स्थान पर आता है, ठीक है, के स्थान पर आता है। उम्मीद करता हूं आपके लिए यह समझ में आएगा, ठीक है। आ रहा है ना समझ में? जैसे कि आप उदाहरण से समझते हैं। देखिए पहले एक बार डेफिनेशन आप अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए जिस वर्ड के साथ अनुस्वार का उच्चारण होता है, जिस वर्ड के साथ अनुस्वार का उच्चारण होता है, यदि उसका अगला वर्ड, यदि उसका अगला वर्गीय व्यंजन है तो उसी वर्ग के पांचवें वर्ड के अनुसार बदला जाएगा। अब देखिए उदाहरण देखिएगा तब आप समझिएगा ना बरखुरदार। नीतीश जी, देखिए गाना सुना है नीतीश जी। उदाहरण, उदाहरण देखिए, जैसे एक हमने शब्द लिया है दिनांक, दिनांक शब्द लिया। अब एक बात परिभाषा पढ़िए। देखिए जिस वर्ड के साथ अनुस्वार का उच्चारण हो, यदि उसका अगला वर्गीय व्यंजन है, दिनांक, देखिए मैंने बिंदी कुछ ज़्यादा उधर लगा दी। देखिए जिस वर्ड के साथ अनुस्वार का उच्चारण हो, देखिए ना के साथ अनुस्वार का उच्चारण हो रहा है, यदि उसका अगला वर्गीय व्यंजन है, देखिए अगला व्यंजन, वर्गीय व्यंजन कौन सा है? का, तो उसी वर्ग के पांचवें वर्ड के अनुसार लगाया जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा? इसी के अनुसार लगाया जाएगा। तो दिनांक का क्या पढ़ेंगे हम? दिनांक को पढ़ेंगे, दिनांक को पढ़ेंगे देखिए ऐसे करके, ऐसे लिखा जाएगा फिर दिनांक, पांचवें वर्ड में चेंज हो गया भैया। आगे समझ में? डन, बहुत अच्छे। अब देखिए एक शब्द आता है आपका गंगा। कौन सा शब्द आता है? गंगा। देखिए अब इसे ही आप समझ लीजिए। अब आप तो किसका हो जाएगा? देखिए दोबारा डेफिनेशन पढ़िए। देखिए जिस वर्ड के साथ अनुस्वार का उच्चारण हो, गा के साथ अनुस्वार का उच्चारण होता है, यदि उसके बाद अगला वर्गीय व्यंजन है, देखिए गा क्या है? वर्गीय व्यंजन है, तो उसी वर्ग के पांचवें वर्ग के अनुसार वर्ग बनाया जाएगा, ठीक है। दूसरे शब्दों में अनुस्वार के बाद जो भी व्यंजन होता है, अनुस्वार के बाद जो भी व्यंजन होता है, उस व्यंजन के वर्ग का पांचवा वर्ड अनुस्वार के स्थान पर आता है, अनुस्वार के स्थान पर यह आ जाएगा, ठीक है। गंगा। देखिए अगर हम ऐसे करेंगे, ऐसे, तो इसे ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ए किसके स्थान पर आएगा? देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो यह आ जाएगा, पांचवें वर्ड आ जाएगा उसके स्थान पर, अंक की जगह पे। फिलहाल अगर हम बिंदी हटाएंगे तो यही तो लिखेंगे गंगा, तो यह अगर यह नहीं आएगा, लेकिन
तो ये इसके अनुसार पर 5वें वर्ड आ जाएगा इसके स्थान पर। ठीक है, यह आ जाएगा, यह है सही उच्चारण। ठीक है, यह है अनुस्वार का प्रतिस्थापन है, अनुस्वार का रूल है, वर्तनी ऐसे ही शुद्ध होगी। ठीक है, अब गंगा लिखाओ, एक जगह लिखाओ गंडगा। ठीक है, तो देख लेना आप लोग, ठीक है, अपने हिसाब से। एक शब्द ऐसे ही लेते हैं। और चंचल, कौन सा? चंचल। देखिए, अब आपके अगर समझ में आता होगा तो ये अरे आगे पढ़ाओ आगे पढ़ाओ, ये अब मन में आता होगा, लेकिन नहीं, आप समझ लीजिए अच्छे से। मैंने क्या लिखा था थंबनेल में कि कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अब एक बार डेफिनेशन पढ़ लीजिए। देखिए, चंचल चा पे लगा हुआ है, चा का देखिए चा पे लगा हुआ है ना, तो अनुस्वार देखिए चंचल ऐसे ही तो पढ़ेंगे, चंच, तो इसके स्थान पर विसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अनुस्वार का, विसर्ग का नहीं, अनुस्वार का। तो इसके अनुस्वार के स्थान पर क्या आ जाएगा? उसका 5वां वर्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? यह आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब ऐसे ही एक शब्द लेते हैं व्यंजन। अब सब कमेंट में लिखिएगा व्यंजन, इसको बताइए। अब आप सोच सही करिएगा। तो देखिए, तो इसे अगर हम ऐसे वैसे करके लिखेंगे, टोटल ही ऐसे करके लिखेंगे, ये सही है, ऐसे करके देता है, लेकिन भाई ये गलत है। ठीक है, तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? देखिए, जा आया, जा जा आया, तो इसका 5वां वर्ड में चेंज हो जाएगा। देखिए, ये एक वर्ड आया है, डेफिनेशन पढ़ी दोबारा। देखिए, जिस वर्ड के साथ अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, या के साथ अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, यदि उसका अगला वर्गीय व्यंजन है, तो उसका देखिए उसके बाद क्या है? अगला वर्गीय व्यंजन है जा। ठीक है, तो उसी वर्ग के 5वें वर्ग के अनुसार वर्ग बदला जाएगा। ठीक है, जो अनुसार क्या जो बदल जाएगा, ये अनुसार है, इसी वर्ग के अनुसार बदला जाएगा। आगे समझ में ये बात? चलिए, यह बात आपको समझ में आती होगी। व्यंजन, तो देखिए इसका व्यंजन का हो जाएगा व्यन, व्यंजन ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, यह बात समझ में। अनुस्वार का प्रतिस्थापन ऐसे ही होता है। अब ऐसे ही एक शब्द ले लेते हैं पंडित। कौन सा शब्द ले लेते हैं? पंडित जी, पंडित जी ने हवन करा है। पंडित, देखिए पंडित, पंडित, देखिए अब हम अगर ऐसे लिखें, देखिए टा ठा ड ढा, टा ठा ड, ये पढ़ेंगे ना, टा ठा डा, वर्ग का व्यंजन है, तो इसके 5वें वर्ड में परिवर्तित हो जाएगा, यह इसमें। ठीक है, यह इसमें परिवर्तित हो जाएगा। देखिए यह कैसे परिवर्तित होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा अब। ठीक है, तो देखिए पा के साथ आया ना, तो उसका अगली वर्गीय व्यंजन कौन सा है? तो यह ऐसे ही शुद्ध लिखा जाएगा भैया। यह बात आपको समझ में आ गई? अब गलती मत कीजिएगा बरखुरदार। ठीक है, यह बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, अब देखिए एक बात ध्यान देने की बात है, यह आपको उदाहरण से समझ में आ गए होंगे जो मैंने बताया। ऐसे कि मंथन का अपने आप शब्द बनाइए, मंथन है, संबंध है, चंदन है, पंडित है, इन सबको अपने आप लिखिएगा। ध्यान देने की एक बात है, ध्यान देने की बात, ध्यान देने की बात, संयोग जो शब्द है ना, संयोग, ठीक है, संयोग। अब यह क्या चीज है? संयोग, संयोग में क्या चीज है? देखिए, सा के ऊपर आया है विसर्ग, इसका क्या अगला वर्गीय व्यंजन है ये या नहीं है? ठीक है, क्या चीज है? नहीं है।
तो यह वर्गीय व्यंजन नहीं है, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। वर्गीय व्यंजन नहीं है। देखिए कैसे मैंने इधर लिखवाया है अभी ये, देखिए बताइए इनमें कहीं पे वर्गीय व्यंजन है या स्पर्शी व्यंजन है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि यह क्या है देख लीजिए, यह क्या है अर्धस्वर है और वह क्या है आपका अर्धस्वर है। ठीक है, यह बात मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए यह समझ में आ गई होगी दोस्तों। देखिए अब एक हेडिंग डालेंगे, एक हेडिंग क्या डालेंगे, व्यंजन, हेडिंग क्या डालेंगे, देखिए अब एक थोड़े मोटे अक्षरों में लिखते हैं ना दूसरे पेज में। हमने, मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए स्वर से संबंधित कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है, अगर कोई डाउट है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपके लिए समझा दूंगा, ठीक है, अगली वीडियो में। अब एक हेडिंग डाल लेते हैं मोटे अक्षरों में, व्यंजन, क्या चीज हेडिंग डालेंगे दोस्त, व्यंजन। मजा नहीं आया लिखने में कुछ, यार जितना नीचे मतलब कि जितना स्लो लिखो भाई उतना ही क्या होता है, उतना ही बेकार लगता है। ठीक है, व्यंजन, व्यंजन की अब हेडिंग आपके लिए बता दूं मैं एक बार। वे वर्ड जो स्वरों की सहायता से बोले तथा लिखे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, कामता प्रसाद जो गुरु हैं उनके अनुसार क्या होता है, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है। ठीक है, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है आपकी, 33 है। अब हम कल पढ़ेंगे कौन सा, संयुक्त व्यंजन, काकल्य व्यंजन, ठीक है, ये सभी हम पढ़ने वाले हैं। संयुक्त व्यंजन, संघर्षहीन, सप्रवाह, कंपनजात, लुंठित, प्रकंपित, इन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं आपके लिए, एग्जामिनर क्या करता है जब पेपर कठिन बनाना हो तो वह क्या करता है दोस्त, टेक्निकल शब्द देता है हिंदी के, ठीक है, टेक्निकल शब्द, मैं आपके लिए वो भी बताने वाला हूँ। फिर कल ही की क्लास में पढ़ने वाले हैं अघोष वर्ड, ठीक है, अघोष की जैसे हमने एक ट्रिक बनाई है, अघोष मीन्स जो होता है, अघोष मीन्स जो घोंसला ना बनाती हो, अघोष मतलब कि जो घोंसला ना बनाती हो। कोयल क्या होती है, घोंसला नहीं बनाती, तो कोयल का शब्द कैसे होता है, का से शुरू होता है, तो उसे क्या कहते हैं, अघोष वर्ड भी का से शुरू होगा, मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। ऐसे ही सघोष की हमने बनाई है, देखिए सघोष और घोष बात एक ही है। जो घर घर घोंसला बनाए मतलब कि गौरैया, जो घर घर घोंसला बनाए मतलब कि गौरैया, तो गौरैया किससे शुरू होता है, गा से शुरू होता है, तो उसे सघोष भी मतलब कि गा से शुरू होगा, मतलब कि तीसरा चौथा पांचवा। ऐसे ही हमने अल्प प्राण, महान महाप्राण, अल्प प्राण मतलब कि 1 4 3, आप 3 4 1 कर दीजिए, ऐसे करके हमने ट्रिकें बनाई हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए यह वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, अब हम, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए कोई भी डाउट नहीं होगा, अगर कोई भी डाउट है तो आपको हल्का सा कमेंट कर देना कि भैया यहाँ पे दिक्कत हुई है हमको, ठीक है, ये समझा दीजिए, मैं आपके लिए बाकायदा समझा दूंगा एकदम डिटेल में। और ध्यान रखिएगा जो हमारे साथ लगातार प्रेजेंट देगा यस लिख करके, हम उसके लिए यह पीडीएफ बिल्कुल फ्री देने वाले हैं, ठीक है, बिल्कुल फ्री। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।